विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर विहान उनकी तरफ देखा और नव्या के हाथों से उसकी पकड़ ढीली हो गई। वहीं नव्या ने जैसे ही खुद को ढीला महसूस किया, वो विहान से दूर हो गई और तेज़ी से सांस ले रही थी। अनिका जी विहान के सामने आकर गुस्से से देख रही थी। उनकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वो पब्लिक के सामने विहान पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी। उनका तो जी कर रहा था कि वो विहान को मार मार के उसके गाल लाल कर दे। अनिका जी ने विहान की तरफ देखकर तेज आवाज़ में कहा, तुम मेरे साथ अभी के अभी ऊपर चलो कमरे में, मुझे तुमसे बात करनी है। विहान अपनी माँ की बातें सुनकर इधर उधर देखने लगा, मानो अपनी माँ की बातें इग्नोर कर रहा था। वहीं नव्या धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। उससे इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस उसे लग रहा था कहीं जाकर छुप जाए, जो उसे कोई ना देख सके। सबकी नज़रों से वो डर रही थी। विहान अपनी माँ को इग्नोर कर लंबे कदम भरते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया और लिफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया। आज अनिका जी को विहान का ये बिहेवियर देखकर बुरा फील हो रहा था। विहान के पीछे वो भी चल दी। विहान जैसे ही कमरे में पहुंचा कि अनिका जी भी उसके पीछे कमरे में आ पहुंची। विहान ने सोफे पर बैठ गया, वाइन का बोतल उठाकर ग्लास में डाल पीने लगा। अपने दोनों पैर टेबल पर रख दिया। अनिका जी उसकी ये हरकत देखकर एकदम विहान के सामने आकर खड़ी हो गई और शांत आवाज़ में बोली, हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, पर आज तुम उस मर्यादा को कैसे भूल गए? कैसे अपने को परायों के बीच में बेइज्जत कर रहे हो? इतने बदतमीज़ कब से हो गए तुम? क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं? यहाँ आकर तुम शराब पीकर जश्न मना रहे हो। अनिका जी की आंखों में आंसू आ गए। रुआंसी आवाज़ में आगे बोली, बचपन से यही सोचती आ रही हूँ कि शायद तुम्हारे बाप के दिए हुए जख्मों की वजह से तुम ऐसे हो, इसीलिए तुम्हारे हर एक गलती पर मैं पर्दा डाल जाती हूँ। पर उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है जो तुम उसे सज़ा दे रहे हो? वजह जो भी हो तुम्हारी शादी का, पर तुम दोनों पति पत्नी हो, समझे तुम? विहान को कुछ ना बोलता देखकर अनिका जी भड़कते हुए आगे बोली, नव्या ने तुम्हें कौन से जख्म दिए हैं जो तुम उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? यही ना कि तुम्हारे सामने बात करने की हिम्मत करती है। अपनी फैमिली करियर दांव पर लगाकर उसने तुमसे शादी की है, इसमें क्या बुराई है उस बच्ची की? विहान ने सोफे से उठा और बिना देखे अपनी माँ को जवाब दिया, मॉम, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना और ना ही जवाब देना है। इतना बोलकर विहान जैसे ही कदम बढ़ाने ही वाला था कि अनिका जी बोली, एक मिनट, अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून, मेरी औलाद हो, तो तुम अभी उस बच्चे से जाकर माफ़ी मांगोगे, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि उसका अपमान है, तुम अपनी माँ का अपमान किए हो। वो दिल पर पत्थर रखकर ये सब बोले जा रही थी और जाने के लिए पीछे मुड़ी कि कुछ सोचकर बिना विहान की तरफ देखे ही बोली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपने बाप जैसे निकलो, और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। विहान को अपनी माँ की बातें सुनकर अंदर ही अंदर दर्द महसूस होने लगा और लास्ट में जो उसकी माँ ने अपने बाप के जैसा निकलोगे वो शब्द बोलकर गई, वो सबसे ज़्यादा चुभ रहा था। अनिका जी के जाने के बाद विहान शराब की बोतल लेकर बालकनी में चला गया और एक सांस में पूरी बोतल ख़त्म कर दिया। वहीं नव्या धीरे धीरे वो होटल के बाहर निकल गई। उसे पता नहीं कहाँ जाना है, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मंजिल कहाँ है, जाना कहाँ है, उसे कुछ पता नहीं। बस ऐसा लग रहा था कहीं जाकर छुप जाए, जो उसे कोई देख ना पाए। जब कोई उसे देखता था तो यही कहता है, अरे ये तो विहान खुराना की वाइफ है, जिसे सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लग रही थी। नव्या यूं ही सड़कों पर चली जा रही थी। आज उसे रोड पर गाड़ियों से डर नहीं लग रहा था। वो बस धीरे धीरे, मौसम भी खराब हो रहा था। बादलों की गरजने की आवाज़ और बारिश की एक बूंद स्टार्ट हो गई। लग तो ऐसे रहा था जैसे आज भगवान को भी नव्या का अपमान अच्छा ना लगा हो, जिस वजह से वो गुस्से में बारिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस, मनोहर जी ने जब से न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट देखा, उन्हें अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ हो रहा था। अपने शब्दों से किसी से बयान नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये हालत देखकर कनिका और करिश्मा जी उनके पास बैठी। करिश्मा जी को
तो खास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी नव्या की बेइज्जती देखकर। पर कनिका अपने पापा की ये हालत देखकर समझाते हुए बोली, पापा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हमारी नव्या दी हारने वालों में से नहीं है, वो तो हार को भी हराकर जीतने वाली है। कनिका के मुंह से ये सुनकर करिश्मा जी उसे गुस्से से देख रही थी। ये भी एकदम अपने बाप के ऊपर ही गई है, जब देखो तब उसके ही गुण गाती रहती है। मेरी बेटी होकर हर टाइम उसकी तारीफ करती है। ना चाहते हुए भी करिश्मा जी को बीच में बोलना पड़ा। मनोहर जी के हाथ पर हाथ रखकर बोली, देखिए आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आपकी नव्या, मेरा मतलब हमारी नव्या कमज़ोर नहीं है, उसे हालातों से लड़ना अच्छी तरह से आता है और देखना वही जीतेगी। ये सब बोलते हुए करिश्मा जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी दिखावे के लिए यही बोले जा रही थी। कनिका के बहुत समझाने के बाद मनोहर जी को थोड़ा बेटर फील हो रहा था, पर साथ में उन्हें बुरा भी लग रहा था। उनकी बेटी की बेइज्जती सरेआम दुनिया में विहान खुराना कर रहा था। वही बात कहीं ना कहीं उनके दिल में खटकने लगी। उन्हें पता था उनकी बेटी ने किस वजह से शादी की है। होटल में विहान बालकनी में खड़ा होकर कब से यही सोच रहा था। उसने पार्टी हॉल में नव्या के साथ जो किया और बार बार उसकी माँ की कही हुई बातें उसके दिमाग पर हिट करने लग गया कि मैं माँ का बेटा नहीं, जानवर उसने पैदा किया है विहान। यही सब सोच के उसके सिर में दर्द होने लगा। बालकनी में रूम में आया। बहुत सोचने के बाद रूम से बाहर निकला और नव्या के रूम की ओर बढ़ गया। पहले तो दरवाज़ा नॉक किया, पर दरवाज़ा ना खुलने की वजह से तुरंत मैनेजर को बताया। मैनेजर ने तुरंत की लेकर ऊपर आया और दरवाज़ा खोल दिया। विहान कमरे में जाकर देखा तो नव्या कहीं नहीं थी। बेडरूम में चेक किया, क्योंकि यह कमरा बहुत बड़ा था, वीआईपी। विहान ने वॉशरूम, बालकनी, बेडरूम, पूरा रूम चेक किया, पर नव्या उसे कहीं दिखाई नहीं दी, जिस वजह से विहान भी परेशान होने लगा। आखिर ये गई तो गई कहाँ? विहान को लगा कि उसकी माँ के कमरे में होगी। जब अपनी माँ के कमरे में गया तो उसकी माँ सोफे पर बैठकर रो रही थी। विहान अपनी माँ को रोता देखकर शर्म से नज़रें फेर लिया। जब अनिका जी ने विहान को अपने कमरे में देखी तो आंसू पोंछते हुए बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं कह रही हूँ जाकर उस फूल जैसी बच्ची से माफ़ी मांगो। अपनी माँ के मुँह से ये सुनकर विहान समझ तो गया कि नव्या यहाँ नहीं है। विहान ने हिचकिचाते हुए कहा, मॉम, नव्या अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगा वो आपके कमरे में आई होगी। अनिका जी चौंकते हुए बोली, क्या अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गई वो? अपनी मॉम को इस तरह घबराता देखकर विहान ने शांत आवाज़ में बोला, मॉम आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, वो यहीं कहीं होगी। क्या दादी के रूम में गई होगी? अनिका जी ने कहा, नहीं, माँ तो आराम कर रही है, वो तो पहले ही पार्टी से निकल गई थी। और उनके कमरे में मत जाना, नहीं तो उन्हें भी पता चल जाएगा। विहान ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी, आप टेंशन मत लेना, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर विहान कमरे से बाहर निकल गया। विहान ने लिफ्ट से नीचे आया और शिव को कॉल किया। मैनेजर को बोलकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सीसीटीवी कैमरा चेक करने से पता चला कि नव्या होटल से बाहर निकल गई है। विहान ने शिव को कहा, गाड़ी निकालो जल्दी। विहान को लग रहा था कि हो ना हो अपने पापा के घर ही गई होगी। मौसम धीरे धीरे ख़राब होने लगा। धीरे धीरे बारिश तेज़ होने लग गई। इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी कि मुंबई की सड़कों पर पानी जमा होने लगा। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था। कार में बैठा विहान खिड़की से बाहर देख रहा था और शिव से कहा, गाड़ी स्पीड में चलाओ। शिव गाड़ी मुंबई की सड़कों पर स्पीड में लेकर भाग रहा था। थोड़े टाइम में उनकी गाड़ी कॉलोनी में आकर रुकी। शिव जल्दी से अम्ब्रेला निकाला, ताना और कार का पिछला दरवाज़ा खोला। विहान कार से बाहर निकला। विहान ने शिव से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। और विहान ने अम्ब्रेला लेकर मनोहर जी के घर के सामने आके दरवाज़ा नॉक किया। इतनी रात को दरवाजे की आवाज़ सुन विहान ने घर के अंदर करिश्मा जी बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा आकर खोली। इतनी रात को, वो भी बारिश में, कौन आया होगा अपना घर द्वार छोड़कर। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला कि सामने विहान को देखकर
गले में सांसें अटक गई। उन्हें डर लगने लगा, कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं लिया, कहीं मुझे भी कोई सज़ा तो नहीं देगा। अपने मन में ऐसे ही सोचने लग गई। विहान को नव्या की माँ की बातों से पता चल गया कि ये नव्या की सौतेली माँ है, क्योंकि जब उसने नव्या के सारे डिटेल्स निकलवाए थे करिश्मा जी के बारे में, तभी उसे सब पता चल गया था। विहान ने ज़्यादा डिमांड ना देकर कोल्ड वॉइस में कहा, नव्या कहाँ है? करिश्मा जी ने नासमझी से विहान की तरफ देखकर सोच में पड़ गई कि ये कहना क्या चाह रहा है। विहान करिश्मा जी के साइड से घर के अंदर चला गया और लेकिन बार बार नव्या को आवाज़ लगाते हुए शोर किए जा रहा था। विहान की आवाज़ सुनकर मनोहर जी भी रूम से बाहर आए और नव्या का नाम सुनकर आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बोले, कौन है? जैसे ही उन्होंने विहान को देखा, उनकी आंखों में खून सवार हो गया। विहान के सामने आकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में आने की, और क्या कह रहे हो? मनोहर जी ने कहा, तुमने क्या किया मेरी बच्ची के साथ? विहान इतना तो समझ ही गया था, नव्या यहाँ पर नहीं है। आखिर यहाँ पर नहीं है तो कहाँ गई? विहान को अब टेंशन बढ़ने लग गई, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विहान को कुछ ना बोलता देखकर मनोहर जी का पारा चढ़ते जा रहा था। वो आगे विहान का कॉलर पकड़ने ही वाले थे कि विहान पहले ही समझ गया। यूं ही 2 कदम पीछे हो गया। इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे लगा वो यहाँ पर आई है। मनोहर जी उंगली दिखाते हुए बोले, तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानना है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, वो कहाँ है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तुम्हारे मेंशन में आग लगा दूंगा। अपनी बेटी के लिए एक बाप का वादा है तुमसे। विहान अच्छी तरह से मनोहर जी की आंखों में नव्या के लिए तड़प देख रहा था। विहान ना कुछ जवाब दिए ही घर से बाहर निकल गया। विहान गाड़ी में आकर बैठ गया। शिव ने गाड़ी वापस स्टार्ट किया। मुंबई की सड़कों पर तेज़ रफ्तार में लेकर चल दिया। पीछे बैठे विहान सोचने लगा, आखिर नव्या होटल से निकली, वो फुटेज चेक करने पर उसे कोई रिक्शा, ऑटो ना कोई गाड़ी में बैठी दिखी। वो पैदल ही चल रही थी। इसका मतलब वो कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे आसपास के एरिया में ही चेक करना चाहिए। विहान इतना सोच ही रहा था कि अचानक शिव से कहा, गाड़ी रोको। शिव ने गाड़ी रोक दिया। विहान ने शिव से कहा कि तुम बाहर निकलो। इतना बोल खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। विहान ने शिव की तरफ देखकर कहा, तुम चले जाओ, होटल से घर वालों को घर लेकर जाना है। विहान इतनी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा, वापस होटल की तरफ बढ़ गया और उसने ठान लिया कि वो होटल के आसपास में चेक करेगा। नव्या ज़्यादा दूर कहीं नहीं गई होगी, क्योंकि इस वक्त बारिश की वजह से रोड ब्लॉक हो रहे हैं। रोड पर पानी भी काफ़ी जमा हो गया है, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो रहा था। विहान की नज़र रोड पर चारों तरफ देखे जा रहा था और गाड़ी भी स्पीड पर कर दिया। वहीं नव्या रोड पर अकेली चले जा रही थी। वो काफ़ी दूर आ गई थी, एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ गई। ऊपर से बारिश और होते होते सोचे जा रही थी कि आज तक बचपन से लेकर अभी तक खुशी नसीब नहीं हुआ। खुद को दोष दे रही थी, आखिर मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे ही सज़ा मिलती है। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे आज किसी कंधे का सहारा चाहिए था जो जी भरकर वो रो ले। उसी रास्ते से 2 लड़के बाइक पर गुजर रहे थे। इन दोनों ने जब नव्या को अकेले रास्ते पर देखा तो बाइक वाले ने जानबूझकर टक्कर दे दिया। उनके टक्कर देने की वजह से नव्या के पैर पर बाइक का टायर चढ़ गया, जिस वजह से नव्या के मुंह से दर्द की आवाज़ें निकल गई। वो तुरंत नीचे बैठकर पैरों को देखने लग गई। दोनों बाइक वाले लड़के बाइक साइड में लगा के फिर से नव्या के पास आकर सॉरी सॉरी बोलने लग गए। नव्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस अपने पैर पकड़कर चिल्ला रही थी। उसके पैरों में जो चोट लग गई थी। बाइक वाले दोनों लड़कों ने नव्या की ये हालत देखकर वो इतना तो समझ गए कि ये कोई आम लड़की नहीं है। उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसे देखकर उनकी नीयत खराब होने लग गई, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को इशारा किया और नव्या के करीब आ गए। और नव्या अपने पैरों को सहला रही थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। एक लड़के ने कहा, मैडम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया, बारिश की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई। वैसे आपको कहाँ जाना है आप बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे।
नव्या ने जैसे ही उनके मुंह से ये सुना अपना सिर ना में हिला दी और जैसे तैसे करके खड़ी हुई। उसे चलने में तकलीफ हो रहा था क्योंकि हल्का पैरों से ब्लीडिंग भी होने लग गया। मुश्किल से नव्या ने एक ही कदम आगे बढ़ा पाई होगी। वो लड़के ने वापस नव्या के सामने आ गया और कहा, मैडम आपके पैरों से खून बह रहा है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। आप बताइए आपको कहाँ जाना है। नव्या उसे घूर के देखकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम मेरे रास्ते से हटो। उस लड़के को इतना तो समझ आ गया कि ये लड़की इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। नव्या पूरी तरह भीग गई थी। उसे ठंड की वजह से दांत किड़किड़ा रहे थे। उन दोनों लड़कों ने वापस से इशारा किया और नव्या की तरफ बढ़ गए। एक ने नव्या का हाथ पकड़ के कहा, तू तो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे लगा तू सीधे से मान जाएगी। नव्या के गले का डायमंड नेकलेस खींच लिया। वो इतना तेजी से खींचा कि नव्या के गोरे बदन पर रैश पड़ गया। दोनों ने नव्या को पकड़कर बाइक के पास लेकर आए और उसको जबरदस्ती से बाइक पर बिठाने लगे। नव्या के पैर में चोट तो लगी थी, उसे ज़रा भी चला नहीं जा रहा था। वो लगातार उन दोनों को धक्का दे रही थी पर माना उसके शरीर में ताकत ही ना हो। ऊपर से बारिश और पैरों में लगा हुआ चोट, बेजान सी हो गई थी वो। नव्या ने लाख धक्का देने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों लड़कों की नियत तो नव्या के ज्वेलरी पर ही था, पर एक लड़के का नव्या के शरीर को देखकर उसकी नियत खराब होने लगा। वो नव्या के खुली कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिस वजह से नव्या ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दी। थप्पड़ खाते ही लड़के ने अपना आपा खो दिया और नव्या का बाल पकड़कर बोला, साली तूने मुझे थप्पड़ मारी, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, रुक तेरी गर्मी निकाल देता हूँ। उस लड़के ने नव्या को ज़मीन पर धक्का दे दिया और राक्षस की तरह हंसा और अपना शर्ट निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया और पैंट का जिप खोलने लगा। नव्या ये नज़ारा देखकर डर गई। घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, सॉरी मुझसे गलती हो गया। धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ हो गया था और नव्या की हालत बेकार हो गई। कीचड़ में पीछे सरक रही थी। वो लड़का नव्या के ऊपर आकर उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। उसके इस तरह से खींचने की वजह से साड़ी में लगा सेफ्टी पिन नव्या के गोरे बदन पर खींच गई और उस जगह पर ब्लीडिंग होना चालू हो गया। नव्या दर्द से तड़प रही थी। उस लड़के ने नव्या के जबड़े को पकड़कर मसलते हुए कहा, वैसे तू है बहुत मलाईदार, तुझे आज खाने में मज़ा आएगा। इतने में 4 व्हीलर की लाइट उस लड़के के फेस पर फ्लैश हुआ, जिस वजह से वो अपनी आंखों पर एक हाथ रख लिया। नव्या भी उसी डायरेक्शन में देखने लगी। ये कोई और नहीं विहान था। कार में बैठे विहान ने ध्यान से देखा कि कोई लड़की है। वो तुरंत गाड़ी में से निकलकर बाहर आया। बाहर आकर ध्यान से देखा तो ये नव्या है। उसकी ये हालत देखकर विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी मुट्ठियां कसते हुए आगे बढ़ गया। वो लड़के भागने की फिराक में थे। इतने में विहान ने दौड़कर एक का कॉलर पकड़ लिया पर दूसरा वहां से भाग गया। विहान अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के का गर्दन पकड़कर कसकर उसके फेस पर पंच दे मारा। विहान ने उस लड़के को फिंगर पकड़कर चर से कर तोड़ दिया, जिस वजह से वो लड़के के मुंह से चीख निकल गया। विहान ने अपने पैरों से उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर भी मारा, जिससे वो तड़पने लगा। विहान इस वक्त अपना पूरा आपा खो दिया था। वहीं नव्या अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रो रही थी। उनमें से दूसरा लड़का नाइफ लेकर नव्या के गर्दन पर लगा दिया और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, नहीं तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही विहान पीछे पलटकर देखकर अपना कदम उसी ओर बढ़ाने लगता है। उतने में ही वो लड़का चिल्लाकर बोला, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो इसका गर्दन नीचे ज़मीन पर दिखेगा। विहान ने नव्या की ये हालत देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए उस लड़के से कहा, उसे हाथ नहीं लगाना, उसे छोड़ दे, वरना क्या? पहले मेरे दोस्त को छोड़ दे, फिर मैं इसे छोड़ देता हूँ। हम टपोरी गुंडे हैं, हमें डर नहीं, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, समझा? विहान उस लड़के को छोड़ दिया। वो तुरंत बाइक स्टार्ट किया और आगे लेकर आया तो दूसरा
उसी पर बैठकर दोनों निकल गए। विहान जल्दी से नव्या के पास आकर अपने दोनों हाथों से नव्या के गाल को पकड़कर फिक्र जताते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? नव्या की ये हालत देखकर यही लग रहा था कि वो बहुत थक गई है, ज़रा भी ठीक नहीं है, उसकी बॉडी जवाब नहीं दे रहा। विहान तुरंत उसे गोद में उठाकर कार के पास लाया और एक हाथ से दरवाज़ा खोलकर तुरंत गाड़ी में बैठा दिया। दूसरी साइड से खुद आकर बैठ गया। साइड में बैठी नव्या झुककर अपने मुंह दोनों पैरों के बीच में छुपाकर सिसकियां लेकर रोने लगी। इस वक्त नव्या की साड़ी कीचड़ की वजह से पूरी तरह खराब हो गई थी और उन गुंडों ने उसके साड़ी का पल्लू खींचने की वजह से साड़ी थोड़ी फट गई। उसे सेफ्टी पिन लगने की वजह से नव्या के पैर बदन पर जख्म हो गया। विहान कार चलाने पर ध्यान दे रहा था, साथ ही साथ बार बार नव्या की तरफ भी देखे जा रहा था। किस तरह से वो रो रही थी। उसको रोता देखकर विहान ने कार में स्पीड बढ़ा दिया कि वो घर जल्दी पहुंच जाए। विहान घर ना जाकर विला के लिए गाड़ी टर्न कर दिया, पर बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मुंबई शहर के रोड पूरी तरह से जाम हो गए थे। जगह जगह पर गाड़ियां रुक गई थी। विहान ने कार लेकर थोड़ा आगे गया, जहां से गाड़ियां निकालना मुश्किल हो रहा था। विहान ने आगे देखा कि रास्ता ब्लॉक है। उसने तुरंत गाड़ी रोक स्टीयरिंग व्हील पर जोर से दे मारा और बाहर देखते हुए कहा, ओ शिट। नव्या को इस तरह रोता देखकर विहान ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? देखो बारिश बहुत ज़्यादा है, हम कुछ ही टाइम में घर पहुंच जाएंगे। विहान को नहीं समझ आ रहा था वो नव्या को कैसे चुप कराए, क्या बोले जो वो चुप हो जाए। उसकी जो आज हालत हुई है। विहान धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और नव्या के कंधे पर रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कार में रखा पानी का बोतल नव्या की ओर बढ़ाकर कहा, तुम ये पानी पी लो। नव्या कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ रोने के सिवाय। विहान ने आगे कहा, देखो मैं कुछ करता हूँ, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। पर विहान बाहर देख सकता था कि बारिश ज़ोरों से है। अपना मोबाइल निकाल के शिव को मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज में ये लिखा था कि उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर दे कि नव्या उसके साथ है, और साथ में नव्या के पापा को भी इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया, क्योंकि उसके पापा की हालत विहान ने अपनी आंखों से देखा था। वो ये नहीं चाहता था कि वो लोग भी इसमें परेशान हो जाए जैसे कि वो खुद हुआ था। विहान ने गाड़ी पीछे किया क्योंकि गाड़ी आगे रोड ब्लॉक थी। विहान ने कार पीछे ले रहा था कि नव्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विहान ने नव्या की ये हालत देखकर जल्दी से उसके गालों पर थपथपाने लगा। नव्या धीरे धीरे आंखें बंद कर रही थी। विहान तुरंत गाड़ी रोक दिया, पर आसपास में देखने लगा, पर इतनी रात को उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही समझ में आ रहा था कि किस तरह से बाहर निकले। विहान ने पास में देखा, एक छोटा सा किराना शॉप था। विहान कार से बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ गया। इस शॉप के अंदर एक आंटी थी, लगभग उनकी उम्र 50 के आसपास होगी। विहान ने उस आंटी से कहा, बारिश की वजह से हमारी गाड़ी रुक गई है, क्या यहाँ कोई आसपास हॉस्पिटल है? आंटी ने कहा, बेटा यहाँ आसपास में एक ही क्लिनिक है, पर वो अभी बंद हो गया होगा। कौन है तुम्हारे साथ, क्या हुआ है? विहान ने कहा, मेरी वाइफ बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो गई है। आंटी ने कहा, देखो बेटा, पास में हमारा घर है, तुम चाहो तो अपनी बीवी को लेकर आ सकते हो, शायद मैं कोई उसकी मदद कर दूँ। विहान को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और एहसान मानते हुए कहा, जी ज़रूर आंटी। जल्दी से कार में आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दिया। कार शॉप तक लेकर आया और कहा, आंटी आप गाड़ी में बैठ जाइए, मुझे आपके घर का एड्रेस बता दीजिए। आंटी ने कहा, ठीक है, यहीं पास में है। आंटी के कहने पर विहान ने अपनी कार उसी डायरेक्शन में लेकर गया। उस औरत का घर बहुत छोटा था, नीचे 2 रूम और ऊपर 1 रूम। विहान की पर्सनैलिटी देखकर वो औरत इतना तो समझ गई कि ये आम आदमी नहीं है, इसीलिए वो विहान की तरफ देखकर समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम अच्छे घर के हो, क्या तुम इस घर में रुकना पसंद करोगे? विहान बिना उस आंटी के घर का कंडीशन देखे कहा,
कोई बात नहीं, आई मैनेज। बारिश से बचना है। देखा जाए तो अगर बात सिर्फ विहान की होती तो शायद वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलता, पर बात तो नव्या की है, जिस वजह से उसे हेल्प लेना पड़ रहा था। आंटी ने की लेकर ऊपर छत पर चली गई। ऊपर का रूम लॉक खोल दी। विहान नव्या को लेकर रूम के अंदर आया। रूम में एक चेयर था और एक पतली सी खाट। ये रूम हमेशा बंद रहने की वजह से धूल मिट्टी जम गया था। आंटी ने कहा, देखो बेटा, ये रूम तो हमेशा ही बंद रहता है, क्योंकि मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों नीचे ही सो जाते हैं। हमें तो इतना घर भी बड़ा लगता है। मैं तो दिन भर दुकान पर रहती हूँ, मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, जिस वजह से ये ऊपर का घर बंद ही रखती हूँ। विहान ने आंटी की तरफ देखकर कहा, क्या मुझे कुछ बिस्तर मिल सकते हैं? मेरी वाइफ को ठंड लग रहा है। आंटी ने कहा, ज़रूर बेटा, मैं लेकर आती हूँ। विहान ने वापस कहा, क्या आप मेरी वाइफ के लिए काढ़ा बना सकती है, अदरक वाला, प्लीज़? आंटी जैसे ही जाने को मुड़ी थी, ये सुनकर रुककर बोली, बेटा, अगर तुम नहीं बोलते मैं तो भी बना कर लाती, क्योंकि तुम्हारी वाइफ को ठंडी लग गया है। मेरे पास अच्छे कपड़े तो नहीं हैं, मैं अपनी साड़ी लाकर देती हूँ, तुम चेंज करा देना। आंटी इतना बोलकर रूम से बाहर निकल गई। वहीं विहान नव्या को देख रहा था। उसके होठ ठंड की वजह से कांप रहे थे। विहान को नव्या को पहले का ही एक्सपीरियंस हो गया था। पहली बार भी पानी में भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गई थी। सिर्फ फ़र्क इतना था, उस टाइम पर ज़्यादा देर पानी में थी, पर आज वो उसकी आंखों के सामने ही उसे चक्कर आया था। 5 से 10 मिनट के बाद आंटी नव्या के लिए काढ़ा और विहान के लिए चाय बनाकर लेकर आई और 2 बिस्तर और एक साड़ी भी लाकर देकर चली गई। विहान के मन में आया कि वो आंटी को बोल दे कि साड़ी चेंज कर दे। विहान ने इतना सोचकर उठ खड़ा हुआ और कहा, आंटी, क्या आप मेरी वाइफ की साड़ी चेंज कर सकती है? आंटी विहान के मुंह से ऐसा क्वेश्चन सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, माना कि तुम दूसरे के घर पर हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी बीवी के कपड़े नहीं बदल सकते हो। मैं जा रही हूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। आंटी इतना बोलकर चली गई। विहान ने लंबी सांस लिया और नव्या के पास जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विहान ने जल्दी से नव्या के पैरों से सैंडल निकाला, नव्या की साड़ी थोड़ा ऊपर किया, क्योंकि साड़ी हैवी होने की वजह से गीली थी। विहान जल्दी से नव्या की कमर से साड़ी निकालकर अलग कर दिया। नव्या का इस वक्त खुली कमर, नेक दिख रहा था। नव्या को ऐसे देखकर विहान अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। विहान चादर उठाकर नव्या को उड़ा दिया। उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसकी ब्लाउज़ पेटीकोट निकाले। विहान ने नव्या के पैरों के पास बैठे अपने दोनों हाथों से उसके पैरों को रफ किए जा रहा था। लगातार इसी तरह से उसे गर्माहट दे रहा था, कभी पैरों को तो कभी हाथों को। विहान को टाइम का पता ही नहीं चला। कुछ ही समय बाद नव्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसके शरीर में हलचल हुआ। नव्या पूरी तरह आंख खोलकर देखी तो वो किसी और के घर में सोई हुई है। जब उसने विहान को देखी कि उसके पैरों को रब कर रहा था, नव्या तुरंत अपने दोनों पैरों को अपनी ओर खींच ली और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? जब विहान ने नव्या की ओर देखा कि वो उठ गई है, उसे अंदर से अच्छा लगने लगा, पर उसने जाहिर नहीं किया। शांत आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? नव्या ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। वहीं विहान ने तुरंत कहा, तुम कपड़े चेंज कर लो। नव्या बिना विहान की तरफ देखे ही बोली, मुझे नहीं चेंज करना। वो बोल ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर साड़ी नहीं है। नव्या चौंकते हुए बोली, मेरी साड़ी कहाँ है? क्या तुम मेरे कपड़े निकाल रहे थे? विहान ने खड़ा होते हुए बोला, यस, निकाल ही रहा था, पर तुम उठ गई। अब उठ गई हो तो खुद ही निकाल लो। नव्या
चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बदलने की? गुस्से में उंगली पॉइंट करते हुए आगे बोली, तुम कुछ हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। विहान ने नव्या की बात बीच में काटते हुए आगे कहा, तुम अच्छे से जानती हो मुझे, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम चेंज कर रही हो या नहीं, या मैं चेंज करूँ? नव्या आंखें दिखाते हुए बोली, सोचना भी मत कभी, समझे? और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? खैर, तुम सबसे पहले कपड़े चेंज करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, कहीं निमोनिया ना हो जाए। विहान नव्या के साथ आज बहस नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि नव्या की हालत ठीक नहीं है, उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। विहान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या को और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से में बोली, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मरूं या जिंदा रहूं? विहान अच्छे से नव्या की आदतों को समझने लगा था कि वो कोई भी उसकी बात आसानी से नहीं मानेगी। इसीलिए विहान नव्या के पास आकर झुककर एकदम करीब से कहा, तुम मेरा खिलौना हो और मैं नहीं चाहता मेरा खिलौना टूटे फूटे या बीमार पड़े। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपना मन किससे बहलाऊंगा? चलो अब जल्दी कपड़े बदल लो। जानबूझकर फेक स्माइल कर दिया। विहान के मुंह से ये सुनकर नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रुआंसी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो जानवर हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने आज शाम में नव्या के मुंह से बेइज्जती वाली बात सुनकर विहान ने अपनी जेब में दोनों हाथ डालकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। कमरा इतना छोटा था कि विहान कहीं भी जा नहीं सकता था। अगर आज नव्या पूरी रात बड़बड़ाना चालू रखेगी तो भी विहान को सुनना ही पड़ेगा। आज वो बच नहीं सकता। विहान पीछे मुड़ा। जो आंटी ने साड़ी दी थी वो अपने हाथ में उठाकर नव्या के पास लाया और स्लो वॉइस में कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, उठो तुम्हारे कपड़े बदल दूँ। नहीं। नव्या ने अपने हाथ आगे करके विहान को स्टॉप कर दी। नव्या मन में सोचने लगी, आखिर कपड़े चेंज कहाँ करूँ? नव्या को यूं ही चुप देखकर विहान ने आगे कहा, लगता है तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। तुम्हें 30 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने चेंज नहीं किया तो जो तुम्हारे शरीर पर आधे अधूरे कपड़े हैं वो भी एक भी नहीं रहेंगे। बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ी रहोगी। देखना चाहोगी तुम? नव्या चादर से खुद को कवर करके बोली, कहाँ पर चेंज करूँ कपड़े? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।